नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 80 को। यह आपकी 4 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 3rd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर की 11th वर्कशीट रहेगी। इस चैप्टर में हमने 1915 से लेकर के 1934 के बीच की कहानी पढ़ी है, यानी कि 1915 से लेकर के 1934 के बीच में जो कुछ भी हमारे देश में घटित होता है, जो भी बड़ी घटनाएं थी, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। हमने यहाँ पर जाना है कि किस तरीके से भारतीय थे, वो अपनी मांग के ऊपर अड़े थे, कैसे वो एक साथ खड़े थे और कैसे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वो सब कुछ हमने समझा है। 1915 में जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, अकेले थे, ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं थे। और जब हम 1930 तक पहुँचे, जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन तक पहुँचे, तो तब हमने देखा कि पूरा देश गांधी जी के साथ खड़ा था, पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, पूरा देश था वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। ये बदलाव कैसे आए, कैसे सभी भारतीय थे वो एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, कैसे भारतीयों में एकता की स्थापना हुई, कैसे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना आई, कैसे उसमें सामूहिक अपनेपन का भाव आया, ये हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सामूहिक अपनेपन का भाव। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली जो हमारी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 79 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 79, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मातृ छवि के प्रति श्रद्धा से राष्ट्रवाद है उसका विकास होता है। यानी कि कैसे हमने पढ़ा था कि भारत माता की छवि बनाई जाती है, एक इमेज, एक तस्वीर बनाई जाती है, और उस तस्वीर से क्या हुआ कि पहली बार हमने इंडिया को, भारत को विजुलाइज किया, यानी कि एक मूर्त रूप दे दिया गया। भारत जिसके बारे में सुनते आ रहे थे लोग, भारत जिसके बारे में कि ये हमारा देश है, लेकिन उस वक्त क्योंकि मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, हर किसी के पास मुद्रण मीडिया वो भी यानी कि प्रिंट भी अवेलेबल नहीं था, तो इतना आसान नहीं था उस चीज़ को विजुलाइज करना, देश के साथ खुद को जोड़ना। तो उस वक्त जो भारत माता की तस्वीर थी उसने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लोगों ने देखा कि ऐसी हमारी भारत माता है और हमें इसी भारत माता के लिए लड़ना है, हमें अंग्रेजों से इसे आज़ाद करना है। तो वो जो भारत माता की इमेज थी उसने भारतीय लोगों को आपस में जोड़ने में, एक साथ लाने में, भेदभाव को ख़त्म करने में और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। यानी कि सामूहिक भाव का एक विचार था, वो उत्पन्न किया था भारतीयों के मन में। इसके साथ साथ कुछ और कारक भी थे जिन्होंने भारतीयों को एक साथ जोड़ा, देश के साथ भी जोड़ा और आपस में भी जोड़ा। उसमें लोक कथाएं, जो प्रतीक चिन्ह थे, या फिर जो इतिहास की पुनर्व्याख्या थी, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेजी शासन की जो गलत नीतियां थी उसकी भी प्रमुख भूमिका थी। जो अंग्रेजी भाषा थी या रेलवे का विकास था उसकी भी प्रमुख भूमिका थी। लेकिन आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे मुख्य तौर पर कि लोक कथाओं ने, प्रतीक चिन्हों ने और इतिहास की पुनर्व्याख्या ने कैसे भारतीय लोगों को आपस में जोड़ा था और कैसे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार किया था और किस प्रकार से राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय लोक कथाओं की। लोक कथाएं, आप सभी को पता है कि लोक कथाएं वो दंत कथाएं होती है जो दादा दादी, नाना नानी सुनाते रहते थे पहले। आज के दौर में हालांकि ऐसा दौर जा चुका है, लेकिन पहले के दौर में ये ऐसी लोक कथाएं सुनाई जाती थी। आजकल अगर लोक कथाएं हमें पढ़नी हो तो हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं या फिर लाइब्रेरी में जो किताबें होती है उसमें ये लोक कथाएं होती है। ये जो लोक कथाएं थी 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली, गाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे यूरोप में हुआ था वैसे ही भारत में भी कुछ हुआ कि जो भाट होते थे, भाट मतलब एक तरीके से किसी वंश विशेष के बारे में उनके पास सारी जानकारी होती थी, तो वो जो इस प्रकार की कहानियाँ होती थी उनको वो गा करके या सुनाया करते थे। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे जो दिल्ली से बाहर से सेटल हुए, तो वो भी बताएंगे कि गांव में इस प्रकार से आया करते थे और पूरी रात फिर गांव के लोग बैठ करके उनको सुना करते थे और वो बताते थे उनका इतिहास, वो बताते थे उस इलाके का इतिहास, वो बताते थे भारत का इतिहास। तो ये जो लोक कथाएं थी या ये जो लोकगीत थे, वे लोकगीत और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लग गए। कौन? जो राष्ट्रवादी थे। जैसा कि यूरोप में हुआ एज इट इज़ कि राष्ट्रवादी थे वो गांव में पहुंचे, उन्होंने इन जनश्रुतियों को यानी कि लोक कथाओं को, लोकगीतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव
से भ्रष्ट और दूषित हो चुके हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना बेहद जरूरी था। यानी जो राष्ट्रवादी थे उनको क्या महसूस हुआ? उन्हें यह महसूस हुआ कि हमारी जो लोक कथाएं हैं, हमारे जो लोकगीत है, वो हमारी एक्चुअल कल्चर को दर्शाते हैं। वो कल्चर जिसके बारे में वो पीढ़ी जान भी नहीं रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या बताया? अंग्रेजों ने बताया आप तो आदिम हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो गंवार हो, आपको शासन करने का तरीका ही नहीं पता। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे नॉलेज क्या है, आप जो पढ़ते आ रहे हो वो नॉलेज नहीं है। ऐसा कुछ लोगों के मन में ठूस ठूस के भर दिया गया था और लोग मानने लग गए थे कि हम तो प्राइमेटिव है जी, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन राष्ट्रवादियों ने सोचा कि क्यों न हम अपने इतिहास, अपनी कल्चर को दोबारा से कलेक्ट करें, लोगों के सामने लेकर के जाएं और इससे लोगों को पता चलेगा कि कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने लग गए थे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का भी नेतृत्व किया। इसी प्रकार से मद्रास में नटेशा शास्त्री जी ने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया के नाम से एक तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन है, वो 4 खंडों में पब्लिश किया था। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है और यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। और इन्हीं लोक कथाओं के द्वारा जो भारतीय थे उन्होंने जाना कि किस तरीके से हम भारतीयों ने जो आक्रमणकारी है उनका हमने विरोध किया था, किस तरीके से हमने उनको हराया था, किस तरीके से हम प्राचीन काल में एक ही शासन व्यवस्था के भाग थे, किस तरीके से हमारी परंपराएं, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति एक हुआ करती थी, किस तरीके से हम मिल करके रहा करते थे। वो सारी चीज़ें हमारे सामने आई, लोगों के सामने आई। इससे क्या हुआ? लोगों में सामूहिकता का भाव पैदा हुआ, उनमें वो गौरवशाली इतिहास है, वो स्वर्ण युग जो हुआ करते थे उसके प्रति प्यार पैदा हुआ और उन्हें ये महसूस हुआ कि ये जो अंग्रेज है वो उनके सगे नहीं है, उनके संबंधी नहीं है, बल्कि ये विदेशी है और इनको हमें यहाँ से भगाना है। तो लोक कथाएं थी, उन्होंने न केवल लोगों में जोश भरा बल्कि उनको एक तरीके से मोटिवेट किया, उत्साहित किया लड़ने के लिए, और उनके मन में देश के प्रति, अपनी कल्चर के प्रति, अपनों के प्रति प्यार है वो विकसित किया। तो लोक कथाओं का भी देश में राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे लोकगीतों का, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या फिर माई रंग दे बसंती चोला, इस प्रकार के जो गीत थे वो जब गाए जाते थे, जब बोले जाते थे, तब जोश पैदा हो जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा प्रमुख कारक जिन्होंने देश में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थे प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख, जब हम प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है तिरंगा। तो तिरंगे ने कैसे योगदान दिया? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ ही राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उसमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्ह और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल थे। फ्रांस की क्रांति था, या फिर यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, अलग अलग राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ था, तो वो हमारे सामने तो पहले से एग्जाम्पल थे ना, उनसे हम सीख सकते थे। कई सारे राष्ट्रीय नेताओं ने उनसे सीखा। जैसे आप देखते होंगे कि स्कूल में जब कंपटीशन होता है तो हर एक हाउस की अलग से पहचान होती है, उसका एक अलग से झंडा होता है। उससे क्या होता है? हम जुड़ाव महसूस करते हैं, जोश महसूस करते हैं, सपोर्ट करते हैं उस हाउस को। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भारत में भी हुआ कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल रंग का था, वो तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दिखाया गया था। यानी कि पहली बार हमने स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक झंडे का प्रयोग किया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल रंग का था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था, यानी कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम अपना काम धंधा खुद कर सकते हैं। जुलूसों में ये झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। यानी कि जो झंडा था, तिरंगा झंडा था, हालांकि इसका स्वरूप बदलता रहा था, लेकिन इसने भी लोगों को आपस में जोड़ा था। तिरंगा झंडा उठाने का मतलब था हमें आज़ादी चाहिए, तिरंगा झंडा उठाने का मतलब था हमें देश से प्रेम है, तिरंगा झंडा उठाने का मतलब था हम आपस में जुड़े हुए हैं, तिरंगा झंडा उठाने का मतलब था हम शोषणवादी नीतियों का बोझ नहीं सहने वाले। तो इस तिरंगे झंडे ने भी लोगों को न केवल एक साथ लेकर के आया, बल्कि जोश भर दिया कि हम सब तैयार हैं लड़ने के लिए, देश की आज़ादी के लिए, और उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। तो तिरंगे झंडे ने भी देश के लोगों को देश के साथ जोड़ा
और राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरीके से इतिहास की पुनर्व्याख्या, दोबारा से इतिहास की व्याख्या की गई थी, इसने भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों की नज़र में जो भारतीय थे वो पिछड़े हुए थे, आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज के लिए अतीत की ओर देखने लगे। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, जो अंग्रेज सिखा रहे हैं वो सही नहीं है, जो अंग्रेज बता रहे हैं वो सत्य नहीं है, हमें बताना चाहिए लोगों को कि हम हैं क्या। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार सब फलते फूलते थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आ गया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। यानी कि इतिहास की जब पुनर्व्याख्या की गई तो लोगों ने जाना, किनके बारे में जाना? हमने जाना गुप्त वंश के बारे में, हमने जाना मौर्य वंश के बारे में, हमने जाना गौतम बुद्ध के बारे में, हमने जाना भगवान महावीर के बारे में, हमने जाना शांति के बारे में, हमने जाना पीर फकीरों के बारे में, संतों के बारे में। तो हमें वो महसूस हुआ कि हम कम नहीं है किसी से, हम कम नहीं है, सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें विश्वास करना होगा। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे, जब हम मिल कर के रहेंगे, अपनी संस्कृति को हम महत्वपूर्ण मानेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी अंग्रेज़ों से लड़ा जा सकता है, अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है। तो जो इतिहास की पुनर्व्याख्या थी, इसने भी भारतीयों को एक रास्ता दिखाया कि हमें किसी का पीछा करने की, उनका अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खुद अपने अंदर अगर झांके, अपनी संस्कृतियों से ही हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये कुछ कारक थे जिन्होंने भारतीय लोगों को जोड़ा, देश से भी, आपस में भी, और लड़ने के लिए तैयार किया। तो ये था हमारी आज की इस वर्कशीट का कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ आसान से प्रश्न, चलिए उनको हल करते हैं। पहला जो हमें प्रश्न दिया गया, लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से किस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार मजबूत हुआ था, यह हमें बताना है। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी परंपरागत संस्कृति की सही, सच्ची जो तस्वीर है वो पेश करती है, और लोक कथाओं के द्वारा लोगों ने अपने गौरवशाली जो इतिहास है उसके बारे में जाना। इससे लोगों को आपस में तथा देश से जुड़ाव महसूस हुआ। उन्हें लगा कि हाँ, हम सब पहले जुड़े हुए हैं और हम सब अगर मिलकर के प्रयास करते हैं तो दोबारा से वो गौरवशाली पल वापस लौट सकते हैं। तो इस तरीके से लोक कथा उन्होंने भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि चिन्हों और जो प्रतीक थे, इसके साथ साथ जो इतिहास थे, उन्होंने किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। जो चिन्ह थे या प्रतीक थे, उन्होंने लोगों को देश के साथ जोड़ा। तिरंगा और चरखा उस समय देशभक्ति और अंग्रेजी विरोध का प्रतीक बन गए थे। यानी कि जहाँ तिरंगा था, इसका मतलब हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसका मतलब था हम अंग्रेज़ों को नहीं चाहते, अंग्रेज़ों का हम विरोध करते हैं। वो शासन का, शोषण का, विरोध का प्रतीक बन चुका था। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में एक अन्य साधन इतिहास की व्याख्या भी था। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को पिछड़े और आदिम के रूप में देखा था। इतिहास की व्याख्या से भारतीय अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हुए और आपसी एकता की भावना और ज़्यादा मजबूत हुई, क्योंकि हमने महसूस किया कि हम पहले आपस में एक ही थे, एक ही हमारी कल्चर रही है, और क्यों ना फिर से हम एक होकर के लड़े। तो इस तरीके से जो प्रतीक चिन्ह थे और जो इतिहास की पुनर्व्याख्या थी, उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और देश के प्रति जो प्यार है उसके विकसित करने में मदद की। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कभी कभी आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा भी आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो सजेशन भी कमेंट सेक्शन में दिए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई हो सकता है कि थोड़ा सा डिले मिले, लेकिन रीड आपके सभी कमेंट किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।